कक्षा BA तृतीय वर्ष के बच्चों का स्वागत। मैं अलका जैन से आचार्य हिंदी आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं जो है वो हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर जो है आप लोगों का, उसका जो गद्य साहित्य वाला पेपर है, उसमें चूँकि आपके पाठ्यक्रम में कहानी और उपन्यास निर्धारित हैं, तो आज मैं उपन्यास के जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में बात करूँगी कि वे क्या हैं उपन्यास के मुख्य तत्व। क्योंकि आपके जो पाठ्यक्रम में है वो मृदुला सिन्हा का उपन्यास जो मेहंदी को रंग निर्धारित है। हम उससे पहले कि उसको पढ़ें, हम उपन्यास के उन मुख्य तत्वों से अवगत हो जाएं, उन सब मुख्य बातों से अवगत हो जाएं, जिससे हमें जो है उस उपन्यास को पढ़ने में और उसको विश्लेषित करने में कठिनाई ना आए। बच्चों, जो कहानी के तत्व हैं वही उपन्यास के हैं, लेकिन कहानी एक संक्षिप्त रूप है और उपन्यास एक बृहद। इसमें जीवन के विविध प्रसंगों का चित्रण है और कहानी में जीवन की किसी 1, 2, 3 घटना का चित्रण। उपन्यास में जो है वो मानव चरित्र का दर्पण है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने मनुष्य के वास्तविक जीवन की जो कल्पना की, उस कथा को उन्होंने उपन्यास कहा। प्रेमचंद ने भी कहा कि उपन्यास जो है वो मानव चरित्र का चित्र है। उनके अनुसार मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। बाबू गुलाब राय का मत है कि उपन्यास में मानव जीवन के सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जो कि बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, आलोचक हुए हैं, उन्होंने उपन्यास को जीवन का दर्पण माना। कुछ विद्वान इसे आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहते हैं, लेकिन इन सारी परिभाषाओं का जब हम निष्कर्ष निकालें तो निकलता है कि आज का जो उपन्यास है वो सत्य के नाना रूपी चित्रण करके जीवन को उदात्त बनाने का एक सफल साधन है। इस प्रकार जो उपन्यासकार है वो अपने इन सारे दायित्वों को पूर्ण करके सफलता के साथ वह उपन्यास की रचना करता है और अपने इन उपन्यास में इन 6 प्रमुख तत्वों की ओर भी ध्यान देता है। 6 तत्व हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, शैली, देशकाल और वातावरण और उद्देश्य। वही तत्व हैं जो हमारे कहानी के तत्व हैं। इन तत्वों का जो वर्गीकरण है वो यूरोपीय विद्वानों द्वारा किया गया है। क्योंकि हिंदी का उपन्यास प्रमुख रूप से पाश्चात्य साहित्य की ही देन है, इसलिए हमें इन्हीं तत्वों को मूल मान उपन्यास का निर्माण अथवा विवेचन करना पड़ता है। वैसे तो 6 तत्व हैं, लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं वो 3 तत्वों पर बहुत अधिक जोर देते हैं: कथानक का घटनाक्रम, चरित्र या पात्र, बीज या उद्देश्य। बीज या उद्देश्य को हमारी समझ में एक पृथक तत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्येक रचना के मूल में कोई ना कोई उद्देश्य सदैव निहित रहता है। अन्य कोई उद्देश्य न भी रहने पर मनोरंजन का उद्देश्य तो रहता है। आजकल उपन्यास के कथानक और पात्रों का निश्चित स्वरूप स्थिर करने में भी कठिनाइयाँ उपस्थित हो रही हैं, क्योंकि नवीन जो उपन्यासकार हैं वो कथानक और पात्रों का नया स्वरूप गढ़कर नवीन प्रयोग कर रहे हैं। यह सत्य है कि युग के साथ प्राचीन परिभाषाएं अथवा मान्यताएं भी बदलती रहती हैं। जिस प्रकार आधुनिक महाकाव्य को हम प्राचीन शास्त्रीय कसौटी पर
संपूर्ण रूप से खरा न उतारते हुए न पाकर उसे महाकाव्य मान लेते हैं, उसी प्रकार उपन्यास को भी आज से पुरानी मान्यताएं अथवा तत्वों के आधार पर नहीं देखा जा सकता। फिर भी हमें आज भी इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उपन्यास की आलोचना करनी पड़ती है। अब हम जो है उन तत्वों पर विचार करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख तत्व है कथा वस्तु। उपन्यास की मूल कथा को कथा वस्तु कहा जाता है। इसका उदय, विकास और अंत निश्चित सा होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि उपन्यास की जो संपूर्ण घटनाएं हैं वो आपस में ऐसी संबद्ध होती हैं, इनमें से एक को भी नहीं हटाया जाए। सारी कथा विशृंखलित हो जाए तो उसका क्रम ही टूट जाता है। इसमें प्रत्येक घटना कथा को विकास देने वाली होती है। व्यर्थ की घटनाओं का इसमें समावेश नहीं होता है। परंतु आज नवीन उपन्यासकार ये समझने लगा है कि वास्तव में घटनाओं में जब वे हमारे सांसारिक जीवन में घटती हैं तो कोई क्रम नहीं होता है। घटनाओं के क्रम को न तो हम पकड़ सकते हैं और न उनका नियंत्रण कर सकते हैं। यूरोप के अनेक उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में विशृंखलित, असंबद्ध, बिखरे जीवन के चित्र भर दिए हैं। हिंदी के भी अनेक उपन्यासकारों में यही प्रवृत्ति लक्षित होती है। जैसे उपेंद्र नाथ अश्क की उपन्यास गर्म राग जो है, इस प्रवृत्ति का हम उपन्यास कह सकते हैं। इन लोगों के सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ कि घटनाओं का क्रम क्या हो, उसके जीवन से क्या संबंध हो। इस समस्या का इन लोगों ने यह समाधान निकाला कि घटनाएं चाहे सत्य हों या काल्पनिक हों, उन्हें दैनिक जीवन के आधार पर गणना आवश्यक है, और साथ ही आकस्मिक जो घटनाएं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक जीवन से आकस्मिक घटनाएं घटा करती हैं। कथानक को रोचक होना चाहिए, क्योंकि उपन्यास मनोरंजन का प्रधान साधन है। रोचकता के लिए उसमें उत्सुकता, कौतूहलता और नवीनता होना आवश्यक है। वर्ण विषय की दृष्टि से देखें तो कथानक को साहसिक, प्रेम प्रधान, तिलस्मी, जासूसी, ऐतिहासिक, पौराणिक और सामान्य जीवन से संबंधित आदि जो भागों में हम उसको बांट सकते हैं। कथानक को उपस्थित करने के लिए प्राय 3 ढंग से इसके प्रचलित रहे हैं। 3 तरह की से जो है इनकी घटनाएं कथानक प्रचलित रहे हैं। पहली है कि लेखक जो है वो तटस्थ दर्शक की भांति इसका वर्णन करता है। कथानायक व किसी अन्य पात्रों द्वारा कहलाई जाती है। कथा जो है पात्रों के श्रृंखलाबद्ध कथन के रूप में उसका वर्णन होता है। आजकल प्रथम 2 ढंग अधिक अपनाए जा रहे हैं, विशेषकर प्रथम ढंग। प्रेमचंद का मत है कि उपन्यासकार को इसका अधिकार है कि वह अपनी कथा को घटना व चित्र से रोचक बनाए, लेकिन शर्त यह है कि प्रत्येक घटना असली ढांचे से निकट संबंध रखती हो। इतना ही नहीं बल्कि उसमें इस तरह घुल मिल जाए कि कथा का आवश्यक अंग बन जाए, अन्यथा उपन्यास की दशा उस घर सी हो जाएगी जिसके हर एक हिस्से अलग अलग हों। उपन्यास में वही घटनाएं, वही विचार लाने चाहिए जिनसे कथा का माधुर्य बढ़ जाए, जो विकास में सहायक हो और जो चरित्रों के गुप्त मनोभावों का भी निर्देशन करता हो। अब हम अगले तत्व की बात करते हैं, चरित्र चित्रण और पात्र। उपन्यास में पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वो सजीवता, सत्यता और स्वाभाविकता के साथ अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से होना चाहिए। पात्र और प्रकृति के अनुरूप ही इसके कार्य और बातें होना आवश्यक है। कथा वस्तु के विकास में पर्याप्त सफलता इसी से मिलती है। इस युग में पात्रों संबंधी प्राचीन धारणाओं में अंतर आ गया। पहले अन्य पात्रों की उपेक्षा करके केवल नायक नायिका पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। आज सबको समान महत्व दिया जाता है। पात्र चाहे देवीय हों या साधारण, उन चरित्रों की अच्छाई और बुराई दोनों ही बातों पर जो है चित्रण किया जाता है।
आज के मनोविज्ञान की यही मांग है कि आज पात्रों का व्यक्तित्व सर्वथा स्वतंत्र हो, वे उपन्यासकार के हाथ की कठपुतली मात्र नहीं हो। स्वतंत्र संकल्प शक्ति संपन्न और निरंतर गतिशील पात्रों से ही उपन्यास की उत्कृष्टता और लेखक की सफलता आंकी जाती है। पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वो दो प्रकार का होता है। एक में तो लेखक स्वयं वर्णन करता है और पात्रों के चरित्र चित्रण करता है। दूसरे प्रकार का जो है वो लेखक पात्रों के विषय में स्वयं न कहकर अन्य पात्रों के द्वारा जो है उस चरित्र पर प्रकाश डालता है। यह प्रणाली सांकेतिक अथवा नाटकीय कहलाती है। आजकल इसी दूसरी प्रणाली का जो है वो अधिक प्रयोग हो रहा है। घटना प्रधान उपन्यासों में पात्रों का चरित्र घटनाओं द्वारा स्पष्ट होता है और चरित्र जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वर्ग विशेष के और विशिष्ट के। यानी जो वर्ग विशेष के प्रतिनिधित्व करते हैं और विशिष्ट जो उसमें मुख्य होते हैं। गोदान में जैसे होरी है वो पहले प्रकार का है और शेखर एक जीवनी में जो शेखर है वे दूसरे प्रकार का पात्र है। पात्रों के दो भेद हैं, आदर्शवादी और यथार्थवादी। आजकल वही उपन्यास श्रेष्ठ समझे जाते हैं जिनके पात्रों में आदर्श और यथार्थ का चित्रण होता है। आजकल जो है उन्हीं पात्रों को जो है बहुत ज़्यादा चर्चित किया जाता है। उस तरह के पात्रों को बहुत सजीवता के साथ जीवन जीने के जो है ढंग के साथ चित्रित किया जाता है। प्रेमचंद ने इस बात पे कहा भी है कि उपन्यास के चरित्रों का विकास जितना भी स्पष्ट, गहरा और विकासपूर्ण हो उतना ही पढ़ने वालों पर उसका असर पड़ता है। यह लेखक की रचना शक्ति पर ही निर्भर करता है। बच्चों, जैसे प्रेमचंद हमारे उपन्यास के सम्राट हैं, हमारे आज के उपन्यासों के आधार हैं, तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि प्रेमचंद ने बहुत ही सटीक बातें कही हैं। हम अगले तत्व की बात करें, वो है कथोपकथन। नाटक में तो इस तत्व को एकाधिकार होता ही है, लेकिन उपन्यास में आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। यह कथा वस्तु के विकास तथा पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक होता है। इससे कथा वस्तु में नाटकीयता और सजीवता आ जाती है। इसके द्वारा प्रासंगिक जो घटनाओं का भी संकेत दे दिया जाता है। पात्रों की जो आंतरिक मनोवृत्ति के स्पष्टीकरण में भी यह तत्व सहायक होता है। इसका विधान पात्रों के चरित्र, स्वभाव, देश, स्थिति, शिक्षा, अशिक्षा सबके अनुसार होना चाहिए। प्रेमचंद जो है इसी उपन्यास को अधिक सुंदर मानते हैं, जिसमें वार्तालाप जितना अधिक हो और लेखक के कलम में उतना ही कलम से जो है वो उतना ही कम लिखा जाए, अतः वार्तालाप कम परंतु सुउद्देश्य और सार गर्भित होना चाहिए। वह केवल रस्मी ही नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वाक्य जो किसी चरित्र के मुंह से निकले हों उससे मनोभावों और चरित्र पर कुछ न कुछ प्रकाश डालना चाहिए। साथ ही बातचीत का जो स्वाभाविक परिस्थितियों के अनुकूल सरल, संक्षिप्त और सांकेतिक जो है वो रूप होना चाहिए। अगला जो हम तत्व है वह देशकाल की बात करेंगे। देशकाल में पात्रों के चित्र में पूर्णता और स्वाभाविकता देने के लिए उसमें देशकाल वातावरण का ध्यान रखना भी आवश्यक है। घटना का स्थान, समय, तात्कालिक विभिन्न परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होना उपन्यासकार के लिए आवश्यक है। चरित्रों का चित्रण उन्हीं के अनुसार ही होना चाहिए। ऐतिहासिक उपन्यासों का तो प्राण ही माना जाता है उनका चरित्र चित्रण, परंतु देशकाल और वातावरण का वर्णन वहीं तक उचित है जहाँ तक वे कथा के प्रसार में सहायक हो। अगला तत्व वो है उद्देश्य या बीज। उपन्यास के जो उद्देश्य या बीज से तात्पर्य है जीवन की व्याख्या अथवा आलोचना से है। उपन्यास में जीवन का चित्रण होता है, इसलिए उपन्यासकार जीवन के साधारण और असाधारण व्यापारों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है
इसका जरूर अंकन करता है। सभी उपन्यासों में कुछ विशेष विचार और सिद्धांत स्वतः ही आ जाते हैं। कुछ विद्वान उपन्यास का उद्देश्य केवल मनोरंजन को ही मानते हैं, किंतु आधुनिक उपन्यास में मनोरंजन के साथ साथ किसी विशिष्ट उद्देश्य का भी प्रतिपादन होता है। इसलिए श्रेष्ठ जो उपन्यासकार होता है वह अनुभवी, विचारशील होता है। वे लोगों के भावों, विचारों, व्यवहारों आदि का भलीभांति निरीक्षण करके उनके संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस ज्ञान की सहायता से नैतिक महत्व का ऐसा चित्र अंकित करते हैं जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पात्रों के परस्पर विरोधी विचारों का संघर्ष उन उद्देश्यों की उत्कृष्टता सिद्ध करता है। उद्देश्य तो मान होना ही चाहिए, साथ ही उसकी अभिव्यक्ति और शैली और परिस्थिति भी प्रभाव उत्पादक होनी चाहिए। इस अभिव्यक्ति के दो ढंग होते हैं, एक तो आत्मकथात्मक और दूसरे विश्लेषणात्मक। पहले ढंग में जो उद्देश्य की अभिव्यक्ति है वो सरल सुंदर ढंग से होती है। कहीं कहीं लेखक जो है वो कथा वस्तु शैली तथा तथ्य कथन के ढंग से भी विशिष्ट नैतिक उद्देश्य का प्रतिपादन कर देते हैं। यह नाटकीय ढंग कहलाता है। विश्लेषणात्मक प्रणाली में लेखक आलोचक की भांति पात्रों का गुण दोष विवेचन करता हुआ अपने उद्देश्य को स्पष्ट करता है। उनमें नाटकीय ढंग अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब है शैली, भाषा शैली। उपन्यासकार को अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए सरल भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। भाषा का जो प्रयोग है वह तात्कालिक समाज के दृष्टिकोण से हो तो बहुत श्रेष्ठकर होता है, परंतु उसमें सरलता का होना अत्यंत आवश्यक है। समष्टि रूप से रचना शैली और प्रभाव उत्पादक होनी चाहिए। हिंदी में उपन्यास लेखन की 4 शैलियाँ हैं। कथा शैली जैसे प्रेमचंद का गोदान, आत्मकथात्मक शैली जैसे ईलाचंद जोशी का घृणामयी, पत्र शैली जैसे उग्र जी का चंद्र हसीनों के खतूत, डायरी शैली जैसे शोणित तर्पण। इस प्रकार पत्र और डायरी शैली में हिंदी में कम उपन्यास लिखे गए हैं। अधिकतर उपन्यासों की जो रचना है वो कथा शैली में ही हुई है। प्रेमचंद सफल उपन्यासकार हुए हैं और उसे ही वो सफल उपन्यास मानते हैं जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अंदर जो है वो एक उत्कर्ष का अनुभव करे, उसके सद्भाव अंदर से जाग उठें, जिसके भाव गहरे हों, प्रखर हों, जो जीवन में जो है लद्दू बनकर नहीं बल्कि सवार बनकर चले, जो उद्योग करता हो और विफल होता है, उठने की कोशिश करता है और गिरता है, जो वास्तविक जीवन की गहराइयों में डूबा है, जिसकी जिंदगी के ऊंच नीच देखे हैं, संपत्ति और विपत्ति का सामना किया है, जिसकी जिंदगी मखमली गद्दों पर नहीं गुजरती, वही लेखक ऐसे उपन्यास रच सकता है जिनमें प्रकाश जीवन और आनंद प्रदान की सामर्थ्य होगी। प्रेमचंद कहते हैं कि ऐसा ही उपन्यासकार सफल हो सकता है। प्रेमचंद ने सच ही कहा है, क्योंकि उपन्यास का हमारे सम्राट हैं और इसलिए उनका अनुभव, उनके विचार सर्वोपरि हैं और हमारी कसौटी पर खरे भी हैं। धन्यवाद बच्चों, ये थे उपन्यास के